नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ की अतरौड़िया से खबर है, जहां अतरौड़िया गांव के वर्तमान समूह माता मंदिर के समीप स्थित कसाई टोला मोहल्ले में अतरौड़िया पुलिस चौकी के नाम से गाटा संख्या 345 एवं 348 कुल रकबा 291 कड़ी की जमीन थी, जो अभिलेख में पुलिस चौकी के रूप में पहले से दर्ज है। 1908 से पहले यही से पुलिस चौकी के रूप में संचालित होता था, लेकिन वर्तमान में इस बात की जानकारी काफ़ी समय हो जाने के कारण ना तो पुलिस को रहा, ना तो राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास काफ़ी लंबे समय से इस जमीन पर अतरौलिया नगर पंचायत निवासी सब्जी व्यवसायी शिव प्रसाद सोनकर पुत्र छोटू सोनकर का रहा करते थे। इसी जमीन पर उन्होंने लगभग 10 वर्ष पूर्व में 8-10 कमरे का मकान भी बनवा लिया था, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। किसी ने इस बात की जानकारी वर्तमान अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक प्रेमेंद्र सिंह को दी। थाने की जमीन की जानकारी होने पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा पूरे मामले की जांच कराकर हकीकत और स्थिति की जानकारी ली गई। थाना दिवस के अवसर पर सक्षम अधिकारियों के निर्देश पर राजस्व लेखपाल राम सुंदर यादव ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर इस जमीन का सीमांकन कराया, जो पुलिस चौकी के नाम से दर्ज था। तो इस चौकी की जमीन पर शिव प्रसाद सोनकर द्वारा मकान निर्माण करके कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया। आनंद फानन में तुरंत पुलिसकर्मियों ने जमीन एक मकान को खाली करा दिया। वही पीड़ित शिव प्रसाद सोनकर का दावा है कि यह जमीन मेरे पिताजी ने बहुत पहले बैनामा लिया था और हम 60 वर्ष पहले इस ज़मीन पर रह रहे हैं। इस ज़मीन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई और ज़मीन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस ज़मीन पर मेरा पुराना कब्जा है, जिसमें मेरे द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री तथा अन्य अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाएंगे। ऐसे सुनाते हैं कि पीड़ित शिव प्रसाद सोनकर और तहसीलदार अभिषेक सिंह ने क्या कुछ कहा। मैटर ये है कि पूर्व सूचना मुझको कोई नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है। एकाएक पुलिस आई है और मैं घर पर था नहीं, मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में मेरे बच्चे भी थे मेरे साथ। पुलिस से कहा करके और दरवाज़ा खुलवा करके उसमें घुस गई और वहाँ बैठ गई। सबको बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद फिर जब मैं जाने में वहाँ तक असमर्थ था, मेरे बच्चे गए तो उनको ये बताया गया कि ये पुलिस चौकी की ज़मीन है और इसको हमारे कब्ज़े में रखना है। मैं इस ज़मीन पर जब मेरी पैदाइश नहीं थी उसके पहले से था। मेरे बाप और मेरे माता पिता रहते थे, पौधे लगाए थे, फल फूल तोड़ रहे थे, उसमें मकान बनवाए थे, उसमें रह रहे थे। कच्चा मकान टूट जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण उसको गिरवा करके पक्का मकान हम बनवाए हैं। ये ज़मीन हमारे पिताजी बैनामा लिए हैं 45 बीवी से, जिनका मकान आजमगढ़ पड़ता है। और कै वर्ष पहले लिए थे लगभग, ये आप बता सकते हैं? लगभग 60 वर्ष पहले लिए थे। तब से आप उस जमीन पे आप काबिज हैं? तब से हम काबिज हैं। इसके पहले किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई थी, न कोई थाना पुलिस आया था, न कोई आदेश अधिकारी का आया था, और उस पर हम काबिज थे, रह रहे थे। एकाएक ये बिना सूचना के आ गई है। क्या कहती है? लेखपाल कहता है कि आपकी ज़मीन पूरब साइड में है। चकबंदी वाले चक काट करके दिए हैं। उस समय पेड़ पौधे थे, चकआउट था। चकआउट होने के कारण वो हमारी ज़मीन इधर उधर नहीं हुई। उस पर हम काबिज है, हमारे पिताजी काबिज थे पहले, और उसका नंबर ना होने के कारण बार बार ये लेखपाल कहता है कि आपका नंबर जो है उस पर जा रहा है, और ये पुलिस चौकी की ज़मीन है। क्या लेखपाल की 415 कड़ी है। तो आप लेखपाल नापे हैं, आप संतुष्ट हैं उनकी बात पे? वो कह रहे हैं आपकी जमीन पूरब चली गई है, ऐसा कुछ क्या है? नहीं, उस पर हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको बिल्कुल बुरा लग रहा है कि हमारी बनाई हुई ज़मीन और इस समय जो हम बनवाए हैं वो करोड़ों की संपत्ति है और उसको पुलिस कब्जा कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है। आगे डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ और मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपना गुहार लगाऊंगा और कहूँगा कि मेरी ज़मीन मुझको दिया जाए। हमने बहुत दिनों से इसको इस पर रह कर के इसको अब बनवाए हैं, तो
अब जो है पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस विभाग कह रही है कि ये पुलिस चौकी है। ये अच्छी बात नहीं है। सर, अतरौलिया क्षेत्र में कई वर्षों के बाद एक पुलिस चौकी मिली है। ये क्या है पुलिस चौकी से, इसके बारे में? ये जो अतरौलिया में पुलिस चौकी की ज़मीन थी, ये नानजेडे की ज़मीन थी जो पुलिस चौकी के नाम से पूर्व से दर्ज थी। अतरौलिया की गाटा संख्या 345 व 348 पुलिस चौकी के नाम से दर्ज थी, जिसका सीमांकन अभी तत्काल में कराया गया है। तत्काल में सीमांकन कराने के बाद वो ज़मीन थाने को हैंडओवर कर दी गई है। पीड़ित का आरोप है कि हम लगभग 100 वर्ष से रह रहे हैं और हम बेनामेदार हैं, नाप के हमें ज़मीन दी थी जिस पे हमने मकान बनवाया है। ये क्या है? नहीं, अगर पीड़ित पक्ष का अगर इस तरह की कोई बात है तो अगर वो हमें सीमांकन रिपोर्ट दिखाए तो हम उसको भी संज्ञान में लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तक क्या था कि राजस्व टीम और पुलिस को ये पुलिस चौकी नहीं दिखी, आज 100 वर्ष बाद इसको खाली कराया गया। पुलिस चौकी ज़मीन तो ऑलरेडी पहले से थी ही, उसमें कुछ खोजा नहीं गया है। अब उसका सीमांकन के लिए थाने में कहा गया तो उसका सीमांकन करा दिया गया। पुलिस द्वारा कहा गया कि पुलिस चौकी हमारी दे दी जाए। हाँ बिल्कुल। कोई राजस्व टीम गई थी, कोई नापा? हाँ जी, राजस्व टीम भेजी गई थी उसमें सीमांकन के लिए। राजस्व टीम ने सीमांकन करा करके उसका निशानदेही करा दी। पीड़ित की जो गाटिक जमीनें बताई जा रही है पीछे है, सर इसके बारे में क्या कहना है? उसमें भी बता रहे हैं कि अवैध कब्जा है किसी का, लेकिन ये है कि वो अगर कोई सीमांकन रिपोर्ट हमें दिखाएंगे कि अगर वो ज़मीन नाप करके दी गई है उनको, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां अतरौलिया गांव के वर्तमान समूह माता मंदिर के समीप स्थित कसाई टोला मोहल्ले में अतरौलिया पुलिस चौकी के नाम से गाटा संख्या 345 एवं 348 कुल रकबा 291 कड़ी की ज़मीन थी, जो अभिलेख में पुलिस चौकी के रूप में पहले से दर्ज है। 1908 से पहले यही से पुलिस चौकी के रूप में संचालित होता था, लेकिन वर्तमान में इस बात की जानकारी काफ़ी समय हो जाने के कारण ना तो पुलिस को रहा, ना तो राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास काफ़ी लंबे समय से इस ज़मीन पर अतरौलिया नगर पंचायत निवासी सब्जी व्यवसायी शिव प्रसाद सोनकर पुत्र छोटू सोनकर का रहा करते थे। इसी ज़मीन पर उन्होंने लगभग 10 वर्ष पूर्व में 8-10 कमरे का मकान भी बनवा लिया था, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। किसी ने इस बात की जानकारी वर्तमान अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक प्रेमेंद्र सिंह को दी। थाने की ज़मीन की जानकारी होने पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा पूरे मामले की जांच कराकर हकीकत और स्थिति की जानकारी ली गई। थाना दिवस के अवसर पर सक्षम अधिकारियों के निर्देश पर राजस्व लेखपाल राम सुंदर यादव ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर इस जमीन का सीमांकन कराया, जो पुलिस चौकी के नाम से दर्ज था। तो इस चौकी की जमीन पर शिव प्रसाद सोनकर द्वारा मकान निर्माण करके कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया। आनंद फानन में तुरंत पुलिसकर्मियों ने जमीन एक मकान को खाली करा दिया। वही पीड़ित शिव प्रसाद सोनकर का दावा है कि यह जमीन मेरे पिताजी ने बहुत पहले बैनामा लिया था और हम 60 वर्ष पहले इससे इस ज़मीन पर रह रहे हैं। इस ज़मीन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई और ज़मीन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस ज़मीन पर मेरा पुराना कब्जा है, जिसमें मेरे द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री तथा अन्य अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाएंगे। ऐसे सुनाते हैं कि पीड़ित शिव प्रसाद सोनकर और तहसीलदार अभिषेक सिंह ने क्या कुछ कहा। मैटर ये है कि पूर्व सूचना मुझको कोई नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है। एकाएक पुलिस आई है और मैं घर पर था नहीं, मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में मेरे बच्चे भी थे मेरे साथ। पुलिस से कहा करके और दरवाज़ा खुलवा करके उसमें घुस गई और वहाँ बैठ गई, सबको बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद फिर जब मैं जाने में वहाँ तक असमर्थ था, मेरे बच्चे गए तो उनको ये बताया गया कि ये पुलिस चौकी की ज़मीन है और इसको हमारे कब्ज़े में रखना है। मैं इस ज़मीन पर जब मेरी पैदाइश नहीं थी उसके पहले से था। मेरे बाप और मेरे माता पिता रहते थे, पौधे लगाए थे, फल फूल तोड़ रहे थे, उसमें मकान बनवाए थे, उसमें रह रहे थे। कच्चा मकान टूट जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण उसको गिरवा करके पक्का मकान हम बनवाए हैं। ये ज़मीन हमारे पिताजी बैनामा लिए हैं 45 बीवी से, जिनका मकान आजमगढ़ पड़ता है। और कई वर्ष पहले लिए थे लगभग, ये आप बता सकते हैं? लगभग 60 वर्ष पहले लिए थे। तब से आप उस जमीन पे आप काबिज हैं? तब से हम काबिज हैं। इसके पहले किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई थी, न कोई थाना पुलिस आया था, न कोई आदेश अधिकारी का आया था, और उस पर हम काबिज थे, रह रहे थे। एकाएक ये बिना सूचना के आ गई है। क्या कहती है? लेखपाल कहता है कि आपकी ज़मीन पूरब साइड में है। चकबंदी वाले चक काट करके दिए हैं। उस समय पेड़ पौधे थे, चकआउट था,
चेकआउट होने के कारण वो हमारी ज़मीन इधर उधर नहीं हुई। उस पर हम काबिज हुए, हमारे पिताजी काबिज थे पहले, और उसका नंबर ना होने के कारण बार बार ये लेखपाल कहता है कि आपका नंबर जो है उस पर जा रहा है, और ये पुलिस चौकी की ज़मीन है। क्या लेखपाल की 415 कड़ी है। तो आप लेखपाल नापे हैं, आप संतुष्ट हैं उनकी बात पे? वो कह रहे हैं आपकी जमीन पूरब चली गई है, ऐसा कुछ क्या है? नहीं, उस पर हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको बिल्कुल बुरा लग रहा है कि हमारी बनाई हुई ज़मीन और इस समय जो हम बनवाए हैं वो करोड़ों की संपत्ति है और उसको पुलिस कब्जा कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है। आगे डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ और मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपना गुहार लगाऊंगा और कहूँगा कि मेरी ज़मीन मुझको दिया जाए। हमने बहुत दिनों से इसको इस पर रह कर के इसको अब बनवाए हैं, तो अब जो है पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस विभाग कह रही है कि ये पुलिस चौकी है। ये अच्छी बात नहीं है। सर, अतरौलिया क्षेत्र में कई वर्षों के बाद एक पुलिस चौकी मिली है, ये क्या है पुलिस चौकी से, इसके बारे में? ये जो अतरौलिया में पुलिस चौकी की ज़मीन थी, ये नानजेडे की ज़मीन थी जो पुलिस चौकी के नाम से पूर्व से दर्ज थी। अतरौलिया की गाटा संख्या 345 व 348 पुलिस चौकी के नाम से दर्ज थी, जिसका सीमांकन अभी तत्काल में कराया गया है। तत्काल में सीमांकन कराने के बाद वो ज़मीन थाने को हैंडओवर कर दी गई है। पीड़ित का आरोप है कि हम लगभग 100 वर्ष से रह रहे हैं और हम बेनामेदार हैं, नाप के हमें ज़मीन दी थी जिस पे हमने मकान बनवाया है, ये कह रहे हैं। नहीं, अगर पीड़ित पक्ष का अगर इस तरह की कोई बात है तो अगर वो हमें सीमांकन रिपोर्ट दिखाए तो हम उसको भी संज्ञान में लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तक क्या था कि राजस्व टीम और पुलिस को ये पुलिस चौकी नहीं दिखी, आज 100 वर्ष बाद इसको खाली कराया गया। पुलिस चौकी ज़मीन तो ऑलरेडी पहले से थी ही, उसमें कुछ खोजा नहीं गया है। अब उसका सीमांकन के लिए थाने में कहा गया तो उसको सीमांकन करा दिया गया। पुलिस द्वारा कहा गया कि पुलिस चौकी हमारी दे दी जाए। हाँ बिल्कुल। कोई राजस्व टीम गई थी, कोई नापा? हाँ जी, राजस्व टीम भेजी गई थी इसमें सीमांकन के लिए। राजस्व टीम ने सीमांकन करा करके उसका निशानदेही करा दी। पीड़ित की जो गाटिक ज़मीनें बताई जा रही है पीछे है, सर इसके बारे में क्या कहना है? उसमें भी बता रहे हैं कि अवैध कब्जा है किसी का, लेकिन ये है कि वो अगर कोई सीमांकन रिपोर्ट हमें दिखाएंगे कि अगर वो ज़मीन नाप करके दी गई है उनको, हम उस पर जरूर कुछ कार्रवाई करेंगे। औसो क्या तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भाजपा को एक बार फिर से घेरा है। घोसी उपचुनाव को लेकर के एक बार भाजपा को फिर से घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में वोट मांगने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए थे। भाजपा के पास सत्ता बल है, धन बल है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ जनबल है। घोसी की जनता द्वारा सिंह चौहान से जानने की कोशिश कर रही है कि उनको 5 साल के लिए जनता का प्रतिनिधि चुना गया था, लेकिन वो 1.5 साल के अंदर ही क्यों आ गए, इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। दारा सिंह चौहान और उनके स्टार प्रचारक ओम प्रकाश राजभर को जनता राजनीतिक बंदर की संज्ञा देती है और इस तरह के व्यक्ति का साथ दिनों तक गिरती जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता। घोसी से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी के समर्थन के लिए कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी आए थे। भाजपा के पास सत्ता का बल है, धन बल है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह जी, उनके साथ जन बल है, जनता का बल है। और जनता दारा सिंह चौहान से पूछती है, वहाँ की जनता, कि आखिर आपको क्षेत्र की जनता ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 साल के लिए भेजा था विधानसभा में, आप 1.5 साल में क्यों वापस आ गए? दारा सिंह चौहान जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु इस तरह का कृत्य किए। रह गई बात दारा सिंह चौहान जी और उनके स्टार प्रचारक ओम प्रकाश राजभर जी की, तो इनको राजनीतिक बंदर की संज्ञा जनता देती है। आज इस डाल पे, कल उस डाल पे, परसों किसी तीसरे डाल पे। तो ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी पॉलिटिक्स में गिरने लगती है और गिरते गिरते एक दिन ऐसा वक्त आता है कि इनको कोई नहीं पूछता है। मेहनगर थाना अंतर्गत पूनम गुप्ता एक महिला
एसपी साहब के दरबार में अपनी गुहार लेकर आई। उनका आरोप है कि मेरे देवर अपनी माँ से पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत करा लिए हैं। माँ जब बुजुर्ग हुई तो ले आकर मेरे घर छोड़ दिया और कहा कि मेरी माँ को रखो, मेरी माँ को कुछ हुआ तो जान से मार दूंगा। बकल के मौर्य परिवार के साथ मिलकर मेरे घर पर चढ़ाई किया। मैं घर में अकेली थी, घर का दरवाज़ा तोड़ा और कहा कि जान से मार दूंगा, किसी तरह से जान बचाई नहीं तो मेरे साथ अनहोनी हो जाती। गलत नियत से छत के रास्ते से मेरे घर पर चले गए और धमकी देने लगे कि मुकदमा उठा लो नहीं तो जान से मार दूंगा। मेरे देवर से मेरा मुकदमा चलता है, उसी को लेकर हमको धमकी दी जाती है। आज मैं कप्तान साहब के दरबार आई हूँ। कप्तान साहब द्वारा कहा गया है कि मेरे साथ न्याय होगा, हमको पुलिस पर भरोसा है। क्या नाम है? पूनम गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? नगर की। क्या मामला है? हमारे घर में हमारे देवर संतोष के साथ हमारा विवाद चल रहा है। न्यायालय में तीन मुकदमा चल रहा है, बंटवारे को लेके और मारपीट को लेके केस चल रहा है। तो फिर हमारे देवर के साथ हमारी सास रहती हैं और अचानक से हमारे देवर ले आके सास को, बुढ़ी सास को, जबकि अब वो किसी काबिल नहीं है, वो कभी भी उनका मर सकती हैं, ऐसी हालत में वो है। उनका हालत बहुत ही बुरा है। अब तक तो वो रखे, लेकिन इसके बाद उनका वसीयत अपने नाम पे करा लिए हैं 2 लोग, अजय कुमार, संतोष कुमार। वसीयत जब अपने नाम पे करा लिए हैं तो उसके बाद अब लास्ट समय, अंतिम समय जब उनका आया है तो उनको ले आके दरवाजे पे छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद चले जाते हैं। जब ये चीज़ हमको पता चलता है तो हम बोलते हैं कि तब हमने अपने देवर संतोष को फ़ोन किया जब वो बाहर गए तो, कि भाई हम तो अकेले घर दुकान देखते हैं, हमारा दुकान है, जनरल स्टोर है, मनिहारी का दुकान है, हम अपना दुकान चलाते हैं, अकेले रहते हैं घर पे, बच्चे सब हमारे बाहर पढ़ते हैं। तो उनसे हम फ़ोन किए, हम बोले कि ऐसा है कि आप माताजी को लिवा के जाइए, क्योंकि हम घर पे तो रहते नहीं हैं, चूँकि हमको बच्चों के पास भी जाना पड़ता है, हर तरह का। क्या चाहती हैं आप? सर, हम चाहते हैं यही कि जब वो लोग अपने नाम पे वसीयत करा लिए हैं और मैं सक्षम नहीं हूँ उनको रखने में, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती हूँ, इसीलिए मैं यही चाह रही हूँ कि उनको वो लेके जाएं। तो मैंने जब उनसे कहा कि आप उनको लेके जाइए तो वो क्या किए कि वो हमको फ़ोन पे धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी माँ तुम्हारे इसी घर में रहेगी और इस घर से अगर मेरी माँ मर जाएगी तो तुमको जेल भिजवाऊँगा और तुम्हें बुरी तरह से बदनाम करूँगा। थाने पे शिकायत की थी इसके? जी, थाने पे तो वो लोग का वो है, थाने पे हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ एसपी साहब के यहाँ क्या? जी, हम एसपी साहब के पास आए हैं, एसपी साहब को दरखास्त दिए, एसपी साहब ने कहा कि आप जाइए, इसका कार्रवाई होगा। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के भदौरा गांव में स्टेट बैंक के सौजन्य से 5 एकड़ में फलदार आम का पौधा ग्राम प्रधान बाल गोविंद यादव के खेत में वृक्षारोपण किया गया। यह कार्यक्रम की 3 तक चला है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त के दिन किया गया था और आज समापन किया गया। यह कार्यक्रम उद्यान विभाग और स्टेट बैंक के सौजन्य से किया। उद्यान निरीक्षक अमरनाथ गौतम ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में 58 जिले चयनित किया गया है, जिसमें हर जिले में 1000 फलदार आम के पौधे लगाने का लक्ष्य है। हाँ सर, क्या कार्यक्रम था? ये मैं उद्यान विभाग से उद्यान निरीक्षक अमरनाथ गौतम। यह कार्यक्रम हमारा उद्यान विभाग और स्टेट बैंक के सहयोग से एक वृक्षारोपण बागवानी के रूप में कराया जा रहा है, जिसका स्पॉन्सर्ड जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका भुगतान भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगी। उद्यान विभाग के सौजन्य से, सहयोग से यह वृक्षारोपण कराया जा रहा है। प्रधान जी मौके पे हैं, इनके खेत में 0.5 हेक्टेयर का ये बागवानी कराई। निःशुल्क करवाएं? निःशुल्क, इसका भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगी। पूरे जनपद में कार्यक्रम है? पूरे उत्तर प्रदेश में 58 जनपद चयनित हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्कल मारते हैं। उन जनपदों में 1000 पौधे प्रति जनपद, अधिकतम हो सकते हैं, मिनिमम 1000 पौधे। धन्यवाद। निजामाबाद कस्बा निवासी समाजसेवी अरुण कुमार अपनी पत्नी कुलदीप कौर को लेकर निजामाबाद भदोली मार्ग पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि निजामाबाद से भदोली मार्ग का दोहरीकरण किया जाए और निजामाबाद से क्लान चौराहा तक इस मार्ग को दोहरीकरण किया जाए, क्योंकि इस मार्ग की हालत बहुत ख़राब है। सिंगल रोड होने के कारण ट्रैफिक अधिक होने के कारण अक्सर दुर्घटना होती रहती है। आज लगभग 3 बजे जिलाधिकारी निजामाबाद प्रेमचंद मौर्य धरनास्थल पर पहुंचकर जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया और ज्ञापन लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया है। सेवा समर्पण और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा करना ही लायंस इंटरनेशनल क्लब का मुख्य सिद्धांत सूत्रवाक्य है। उक्त उद्धार लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन JN श्रीवास्तव ने आजमगढ़ लायंस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह पर ईशान पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के बच्चों द्वारा गणेश वंदना पर मनमोहक नृत्य के साथ प्रारंभ हुई। इस क्रम में मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया।
पदभार ग्रहण समारोह के दौरान विजय अर्पण दुबे व बलवीर सिंह बग्गा समेत मोइम खान, ऋषि जायसवाल, आउटगोइंग अध्यक्ष डॉक्टर भक्तवत्सल, सेक्रेटरी एस के सत्यन को अंगवस्त्रम प्रदान कर माल्यार्पण किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्रम में बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत और फैजान अब्बास के द्वारा शानदार गीत पर प्रस्तुतिकरण किया गया। इसी क्रम में लायंस क्लब के नवागत सदस्य लायन नितिन गौर और लायन अभिषेक त्रिवेदी को इंडक्शन कराते हुए लायन बलवीर सिंह बग्गा ने लायंस क्लब के इतिहास और उस पर मानवता की सेवा करने के सिद्धांत की रूपरेखा सभी सदस्यों के सामने पढ़ा और पालन करने का आग्रह भी किया। सर, आज जो लायंस क्लब का आपको अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है और इसमें हम प्रयास करेंगे जितना समाज हित में अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहेंगे। यही मुख्य हमारा उद्देश्य रहेगा। हमारा मंडल का जो भी निर्देश होगा उनको अच्छे से पालन किया जाएगा। सर, अपना परिचय दे दें। लायन दोस्तों, मैं लायन जयंत श्रीवास्तव, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट J21 का हूँ और आज इस हफ्ते आजमगढ़ में हमारे लायंस क्लब का अधिष्ठापन समारोह है, जिसमें हम सब उपस्थित हुए हैं और अभी अभी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय लायन अशोक श्रीवास्तव जी निर्वाचित हुए हैं। उनकी पूरी टीम का गठन हुआ है। प्रेसिडेंट तो है ही है, ये सेक्रेटरी, ट्रेजरर, डायरेक्टर्स और जितने भी पोस्ट के हैं सभी लोग यहाँ पे अधिष्ठापित हुए हैं आज। उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत सहायता की उम्मीद करते हैं और मेरी ये इच्छा है कि ये क्लब दिनों दिन और से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति पर करता रहे, अच्छे अच्छे सेवा कार्य करता रहे। यही हम सबकी इच्छा है और हम सब आप सबको शुभकामनाएं देते हैं जितने हमारे टीम मेंबर यहाँ उपस्थित। सर, कोरोना काल के बाद आज ही लायंस क्लब का लायंस क्लब आजमगढ़ का ये जो अधिष्ठापन समारोह है, ये लगता है 3-4 सालों के बाद हो रहा है, क्योंकि बीच में कुछ आपदा विपदा आ गई थी, उसमें नहीं हो पाया था। लेकिन इस वर्ष हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सबके बीच में आने का मौका मिला है हमको और ये इस समय अधिष्ठापन समारोह हो रहा है जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं और हम इस क्लब के प्रत्येक सदस्य का आभारी हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और स्वागत किया, हमारी पूरी टीम का स्वागत किया और एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत माहौल में अधिष्ठापन हुआ, इंडक्शन हुआ। हमारे आज इस परिवार में 2 नए मेंबर भी जुड़े हुए हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं अपने परिवार में और उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर वो भी इस सेवा कार्य से जुड़ेंगे और अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन करके लायंस क्लब आजमगढ़ को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन्यवाद। उन्नाव से खबर है, जहां युवाओं की दुनिया में नेहरू युवा केंद्र उन्नाव के संयुक्त तत्वावधान में युवा संवाद इंडिया 2047 का आयोजन कुंवर महेश सिंह जगरूप सिंह स्मारक महाविद्यालय अजगैन उन्नाव में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख रवि सिंह, प्रबंधक प्रवेश सिंह ने दीप प्रज्वलन एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। जिला युवा अधिकारी विनीत गहलावत ने कहा कि युवा एक मानसिक अवधारणा है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत है तो वह युवा है। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण के माध्यम से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। यह लक्ष्य भारत के सभी नागरिक एकजुट होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। विशेष अतिथि वरिष्ठ उप निरीक्षक अनूप मिश्रा अपूर्व ने कहा कि युवा पंच प्राणों का पालन दृढ़ता से करें, जिससे विकसित राष्ट्र का सपना पूरा किया जा सके। समाज में हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और एक जागरूक नागरिक होकर कर्तव्यों का पालन करें। सन 1947 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के कत्लेआम और उन पर की गई यातनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। कई लोग रास्ते में अपने परिवार से बिछुड़ गए थे। हजारों परिवारों में कोई जीवित भी नहीं बचा। पता नहीं कितने बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे विभत्स मंजर को सोचकर अंतर्मन में क्रोध और करुणा का भाव एक साथ ही लोले मारता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पन्नों में दबे उस काले दिनों को विभाजन दिवस का स्मृति दिवस के रूप में मनाने का भूतपूर्व निर्णय लेकर विभाजन के समय के पीड़ित परिवारों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। हम जब अपने अतीत को याद नहीं करेंगे तो हमारा वर्तमान सही नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज हम जातिवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं। हमें जात पात में नहीं बांटना चाहिए। हम सबको मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को नया भारत बनाने के लिए, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए ऐसे शहीदों ने जैसा भारत सोचा था वैसा भारत बनाने के लिए भारतवर्ष की अखंडता एवं एकता को बनाए रखेंगे। उस अखंड भारत का सपना मोदी
जी के नेतृत्व में पूरा होगा और जो मोदी जी हमारे राष्ट्रीय भावना, अपने सांस्कृतिक विरासत, धरोहर जो लोग भूल गए थे, उसका पुनर्जीर्णोद्धार करना है। और चाहे राम मंदिर हो, चाहे महाकाल का, जो भी हमारी संस्कृति सनातन है उसको जीवित कर रहे हैं। इससे हम लोगों को सीख मिलेगी और अपनी संस्कृति को बनाए रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। और हम देश के घंटा बनाए रखने के लिए अपने शहीदों को, जो हमारे बीच शहीद हुए हैं, जो अपने हमारे लिए भी इसका में छूट गए, जो हमारे देश का बंटवारा हो गए, हर कर दिए, इसका हम लोग दुख व्यक्त करते हुए मुख्य वक्ता विनोद पांडे, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी संगठन में के 60वें दिनेश लाल यादव निरहुआ, विशिष्ट जिला अध्यक्ष रोहित सिंह के नेतृत्व में 1000 से अधिक लोग विश्वका दिवस पर मौन जुलूस निकाले जिला कार्यालय से शुरू किए और हरि औध कला भवन के ऑडिटोरियम में 500 से अधिक लोग इस संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी के पूर्व बाहर लगे विभीषिका की प्रदर्शनी को देख करके अपने उस 1947 में के बंटवारे के विभीषिका को देख करके अपना अतीत याद किया। इस प्रकार की कभी गलती न हो, सभी लोगों ने प्रण किया आगे हम अपने राष्ट्र को उच्चतम बिंदु तक ले जाने के लिए, परम वैभव तक ले जाने के लिए हम सब एकजुट होकर कार्य करेंगे। केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के पूर्वांचल चेयरमैन साहिल उपाध्याय व मंडल चेयरमैन संजीव वर्मा स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर गरीब परिवारों के संग मिठाइयाँ बांट और रक्तदान कर स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए खुशियाँ बांटी। वहीं पूर्वांचल चेयरमैन ने कहा कि आज के दिन कोई गरीब अमीर नहीं, सिर्फ आज़ाद थे। आज़ादी की लड़ाई में सभी लोगों का अहम योगदान रहा था तथा आज़ादी मिलने पर भी सभी वर्गों में खुशियों का माहौल रहा। देश की आज़ादी का जश्न 14 अगस्त की रात 12 बजे से ही मनाना शुरू हो गया था। पूरी रात लोग भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। 15 अगस्त की सुबह फेरियाँ निकलनी शुरू हो गई, लोग तिरंगा लहरा रहे थे। उस दिन शहर में ना कोई अमीर था और ना ही कोई गरीब, सिर्फ हर नागरिक आज़ाद था। मंडल चेयरमैन संजीव वर्मा ने कहा कि अंग्रेजों के अत्याचार से लड़ाई में किसी एक वर्ग का योगदान ना हो, हर वर्ग के लोगों का पूर्ण योगदान रहा तथा सभी यह आज़ादी हमें मिल पाई। भारत अपनी आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसे रहनुमाई तंत्र ने आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है। इस मौके पर पूर्वांचल चेयरमैन साहिल उपाध्याय, मंडल चेयरमैन संजीव वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार श्याम नारायण मौर्य तथा रामेश्वर विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के श्री यशोदालाल मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़गांव के प्रधानाचार्य अमल किशोर सिंह द्वारा बच्चों से जबरदस्ती घास साफ कराया जा रहा था। बच्चों के विरोध करने पर प्रधानाचार्य द्वारा गाली देते हुए मारपीट कर विद्यालय से भगा दिया गया। पीड़ित बच्चा अवसाद की स्थिति में है। पीड़ित बच्चे ने बताया कि प्रधानाचार्य कभी भी समय से स्कूल नहीं आते हैं और हमेशा समय से पहले चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में मांसाहार और शराब का भी सेवन करते हैं। इनके अनैतिक कार्यों से बच्चों के साथ साथ प्रबंधक और शिक्षक भी परेशान रहते हैं। प्रबंधक चंद्रभान मिश्रा से पूछने पर उन्होंने कहा कि उनके घटिया कार्यों की हम निंदा करते हैं। विद्यालय में ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीड़ित बच्चे के अभिभावक ने लिखित शिकायत जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और विद्यालय निरीक्षक को किया है। निजामाबाद SDM प्रेमचंद मौर्य ने कहा कि जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या थी आपकी? मैं सत्यम उपाध्याय कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ और मैं श्री यशोदालाल मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ागांव आजमगढ़ में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य अमल किशोर सिंह ने मुझे डांट फटकार कर अपशब्द बोलते हुए मुझे स्कूल से बाहर कर दिया। क्यों भगा दिया? बच्चों से वो घास छिलवा रहे थे और मैंने कहा कि मैं पढ़ने आया हूँ और मुझे डांट फटकार कर घर भगा दिया स्कूल से। किसी और टीचर ने कुछ नहीं कहा? नहीं, टीचर ने कुछ नहीं कहा और दंडित कर रहे थे बच्चों को, जो बच्चे घास नहीं छिल रहे थे। अच्छा, मारपीट रहे थे? यस सर। मारपीट रहे थे? यस सर। अच्छा, घास के अलावा भी कोई कार्य करा रहे थे? नहीं, दंडित कर रहे थे और घास छिलवा रहे थे और जो नहीं छिल रहा था भगा दिए। जैसे कि जबरदस्ती छिलवा रहे थे? जबरदस्ती छिलवा रहे थे और मुझको भगा दिए विद्यालय से, अपशब्द बोलते हुए भगा। प्रधानाचार्य का क्या नाम है? अमल किशोर सिंह। उनकी और भी शिकायतें मिलती हैं और क्या समय से आते हैं? वो एकदम समय से नहीं आते हैं, कभी नियमित स्कूल नहीं आते हैं और कभी वो प्रेयर में उपलब्ध नहीं रहते हैं, उपस्थित कभी नहीं प्रेयर में रहते हैं। वो जिस बर्तन में बच्चों का खाना बनता है उस बर्तन में वो मांस मदिरा बनवाते हैं। और क्या सभी बच्चे वो खाना खाते हैं? सभी बच्चों का धर्म भ्रष्ट कर दे रहे हैं। जो बच्चे हिंदू हैं, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, उनका भी धर्म भ्रष्ट हो रहा है। ये हमारे प्रधानाचार्य की देन है। और प्रधानाचार्य कभी बच्चों को खेलकूद का सामान नहीं उपलब्ध कराएंगे। बच्चे हैं, पूछ लीजिए, कभी बच्चों को खेलकूद का सामान पीटी होती है क्लास में? कभी आज तक कोई भी बच्चा जिले स्तर तक नहीं पहुंचा है। ये है हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री अमल किशोर सिंह। धन्यवाद। नगरपालिका आजमगढ़ यू के खिलाफ सभासदों का जोरदार प्रदर्शन। नगरपालिका अध्यक्ष ने सभासदों के प्रदर्शन का किया समर्थन। बता दें कि नगरपालिका परिषद आजमगढ़ ईओ मनोज कुमार सिंह के खिलाफ सभासदों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ईओ पर तानाशाही और मनमानी करने का आरोप लगाते हुए सभासदों ने ईओ कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की।
सभासद संघ के जिलाध्यक्ष पुनीत राय ने बताया कि ईओ लगातार सभासदों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे ईओ को निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही ईओ पर कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया। कहा कि सभासदों का धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाता। तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम ने सभासदों की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि ये गलत है। सभासदों को जनता चुनकर भेजती है, वे अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, जबकि ईओ साहब के पास जाते ही न जाने क्यों वो नाराज़ हो जाते हैं। धन्यवाद है, क्या आश्वासन मिला सर? जैसा कि आपने बतौर नगर पालिका अध्यक्ष जो नियमावली के तहत मेरी जो जिम्मेदारी है आपके समक्ष सारी बात हुई है, आपने सुनाई है। तो जो नियम कहता है उसका पालन किया जाएगा। नियमों से ऊपर कोई न मैं हूँ न कोई कुछ नहीं। जो नियम कहता है वो आखिर लगातार ईओ द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सभासदों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें क्या कहना चाहिए? गलत है। न आदरणीय मेंबर साहब लोग हमारे या जो भी अपने अपने क्षेत्रों से जितने भी सम्मानित लोग चुनकर आते हैं, क्यों चुनकर आते हैं? अपने वार्ड के दुख सुख की चीज़ों को ला के अवगत कराने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं तो बहुत स्वागत करता हूं लोगों का। कोई अगर एक आदरणीय मेंबर साहब हमारे कह दें कि कभी चेयरमैन ने अगर कोई बात सुनने और समझने में कोई कोताही की हो तो बता दें। वही आर्डर जब वो अधिकारी महोदय के यहाँ जाता है तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि क्यों नाराज हो जाते हैं। ये सवाल तो उनसे पूछने का है। इसी बात के लिए तो सारे लोग जानने के लिए एकत्रित हुए। तो अब क्या करेंगे आप? अब जो नियम कहता है वो किया जाएगा। बोर्ड की बैठक होने जा रही है। क्या नाम है? वीरेंद्र यादव, सभासद सरफुद्दीनपुर, वार्ड नंबर 17। अच्छा, किस मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है यहाँ पे सफाई कर्मचारी और नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन जो है ईओ साहब जो है आज पिछले कई महीनों से नहीं दिए हैं। ये बेचारे परेशान हैं जो है, और लगातार सभासदों को उत्पीड़न किया जा रहा है। ज़्यादा हम लोग अगर अपने सभी माननीय सभासदों की कोई भी समस्या कोई भी चीज़ लेके ईओ साहब के आते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है ईओ द्वारा और उनको डांट के भगा दिया जाता है। ये इनका व्यवहार है जो ईओ साहब का। अगर हम लोग अपनी जनता की समस्या लेकर इनके पास आते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है और इनके पास जो चहेते ठेकेदार हैं उनका पेमेंट ये कर देते हैं, तब इनके पास कहाँ से बजट उपलब्ध हो जाता है जो है। हम लोग आज यही सब कई मुद्दे पे लेकर इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं। बोर्ड की बैठक में अब अभी हम लोग की 1 बजे से बोर्ड की बैठक है, उसमें भी ईओ के खिलाफ हम लोग जो है किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम पुनीत राम है, सभासद संघ का जिलाध्यक्ष है। अच्छा, किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमारे कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इनकी तनख्वाह को रोका गया है। विगत 7 महीनों से छोटे कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग से यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह को नहीं दिया जा रहा है। और जो कर्मचारी सरकारी या संविदा के रिटायर्ड हो गए उनके PF फंड और ग्रेच्युटी के लिए मोटी रकम मांग के उनको परेशान किया जा रहा है। तो क्या आप लोग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारा ईओ चोर है, वो तो कमीशन खोर है और अमानवीय व्यवहार का है। वो सभासद, चेयरमैन, कर्मचारी किसी को कुछ समझता नहीं है। ऐसे ईओ को निलंबित करना चाहिए और पूरे जनपद में इस मानसिकता के जो भी कर्मचारी उनका बहिष्कार होना चाहिए। और ये धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक कि ऐसे कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई न हो। जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया। कांग्रेसियों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा, हमारे अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष कर अपना सब कुछ न्यौछावर कर आज़ादी हासिल किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। हम सभी लोग महात्मा गांधी के बताए गए मार्ग का अनुसरण कर देश की एकता अखंडता की हर हाल में रक्षा करेंगे। हम सभी का कर्तव्य है कि वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्र और संवैधानिक चुनौतियों का एकजुट होकर दृढ़ता से मुकाबला करें। यही हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर रमेश राजभर, बेलाल अहमद, पूर्णमासी प्रजापति, तेज बहादुर यादव, अजित राय, जगदम्बिका चतुर्वेदी, दिनेश यादव, राना खातून, शीला भारती, मन्नू मौर्य, कन्हैया कुमार राव, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, मंतराज यादव, आनंद सिंह, कैप्टन अशोक वर्मा, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आमिर, विश्वदेव उपाध्याय, ब्रजेश पांडे, सागर पाठक आदि लोग उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी में उपस्थित सभी वरिष्ठ और सहयोगी मित्रजनों को सबको
जो है स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो मेहनत करके हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, आज ज़रूरत है हमें उस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने की, इस देश की संविधान को बचाने की, इस देश को आगे ले जाने की, गरीब अमीर सबका जीवन सुलभ सुचारू चलता रहे, इस ओर ध्यान देने की। मेरे हिसाब से तभी जो है इस आज़ादी को एक सच्चा सम्मान हम दे पाएंगे, क्योंकि जिस आज़ादी की कल्पना की गई थी कि हमारे भारत देश के लोग जिस परिस्थितियों से निकल कर आए हैं, आज उन परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए हम विश्व में अपना एक अलग मुकाम हासिल करें और हम हर तरह से सुख और समृद्धि की ओर बढ़ें। इसमें हम लोगों का, आप सब लोगों का, जन जन का, सबका सहयोग होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं सबको हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।